हेलो। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अब फाइनल रिवीजन में बिल्कुल कंसाइज रिवीजन करते हैं और इसमें आपके पास अब की रिवीजन में मैं कोशिश करूंगा आपको हर चैप्टर के अंदर से इम्पोर्टेंट या पहले आए हुए या सबसे ज्यादा प्रैक्टिस के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के थ्रू पूरे चैप्टर की रिवीजन करिए। तो एक कंसाइज सी रिवीजन होगी और बहुत जल्दी होगी, तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो देखो, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बिना टाइम खराब की क्या क्या इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग से। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के दो हिस्से रहेंगे आपके पास, एक रहेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरी रहेगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपके पास जो केमिकल एनर्जी है वो आपके पास कन्वर्ट किस चीज के अंदर होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। वही इलेक्ट्रोलिसिस एग्जैक्ट उल्टा होगा। इसके अंदर आपके पास जो बेसिक सी केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किसके अंदर होगी बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी मेकअप। यहां पर आपके पास दो कंटेनर्स होंगे जबकि यहां पर आपके पास एक कंटेनर होगा। बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो केमिकल में आपके पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, लिटिक के अंदर केमिकल एनर्जी उल्टा इलेक्ट्रिकल के अंदर सॉरी उल्टा हो गया भाई, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके पास केमिकल एनर्जी यानी कि आयंस की फॉर्म में क्रिएट हो रही है। उसके बाद आपके पास इसके अंदर दो कंटेनर्स होंगे जबकि इसके अंदर आपके पास एक कंटेनर होगा। उसके बाद इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर जो दो कंटेनर है इसमें आपके पास जो लेफ्ट कंटेनर है उसके अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और उसका नाम होगा आपके पास एनोड, जबकि जो राइट कंटेनर है इसके अंदर हमेशा रिडक्शन होगा, इसका नाम होगा कैथोड और इसके ऊपर जो चार्ज रहेगा वो चार्ज रहेगा आपके पास पॉजिटिव। तो ये इसकी बेसिक थी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर बिजली बनानी है तो लोन लेना होगा। बस लास्ट की छोटी सी ट्रिक दिमाग के अंदर आपको इलेक्ट्रोड्स को कंफ्यूज नहीं होने देगी। L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड और N फॉर नेगेटिव। वही अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोड की बात करो तो आपको याद रखना है, अगर बिजली से आपको आयंस बनाने हैं तो आपको एनसीआर में जाना होगा। बस छोटी सी निमोनिक टेक्निक आपके पास, आयंस बनाने हैं तो एनसीआर में जाओ, नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली रीजन, पर इसको केमिस्ट्री से जोड़ते हैं। एन फॉर नेगेटिव, सी फॉर कैथोड, आर फॉर रिडक्शन। क्या फर्क आया इन दोनों में, रिडक्शन कैथोड पे ही होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे ही होगा, लेकिन छोटा सा चेंज है। यहां पर आपके पास कैथोड पॉजिटिव था, यहां पर कैथोड आपके पास नेगेटिव है। दैट्स इट। तो यही चीजें याद रखनी है आपको कि इसके अंदर आपके पास बिजली बनती है, करंट डिस्कवर होता है, आपके पास बनता है, यहाँ पर आपके पास करंट यूटिलाइज होता है। इसके लिए यहाँ पर आप एक डीसी सोर्स ऑफ बैटरी यूज करते हैं। पूरे चैप्टर के अंदर एक चीज जो आपको कभी नहीं भूलनी है वो ये है कि भाई बार बार ये टर्म यूज होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन कहते हैं दिमाग के अंदर भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंक्रीज होगी, 0 से 2 पे चली जाएगी, 2 से 4 पे चली जाएगी। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव या 0 में आ जाएंगी, ये सभी ऑक्सीडेशन है। वही रिडक्शन के अंदर आपके पास हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे और आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन आने की वजह से घटेगी। +2 से 0 की तरफ आपके पास जा रहा है, घटना है। +4 से +2 आ रहा है, घटना है। 0 से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, घटना है। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब इसके बाद हम शिफ्ट होते हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास एक तरफ हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और दूसरी तरफ हमेशा रिडक्शन होगा। अब इसका एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल, इनको एक और नाम से जानते हैं, गैल्वेनिक सेल के नाम से भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बुलाया जाता है। यहां पर भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड डैनियल सेल। तो हमेशा जहां पर ऑक्सीडेशन होगा ज्यादा रिएक्टिव मेटल रहेगा और दूसरी तरफ जहां रिडक्शन होगा कम रिएक्टिव मेटल रहेगा। तो अगर यहाँ पर कोई भी मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कम रिएक्टिव है और करंट बन रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो उसको आप क्या कहेंगे, कोई भी गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन अगर आपने यहाँ पर मेटल जो लिया है वो हमेशा क्या लिया है, जिंक। हमेशा आपने मेटल क्या ले लिया, जिंक। कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में। और राइट साइड में आपने मेटल ले लिया कॉपर।
तो बेटा जी इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक केस को, गैल्वेनिक सेल के स्पेसिफिक केस को नाम दिया गया था डैनियल सेल। इसके ऊपर से आपके पास अभी रिवीजन में आप देखोगे, क्वेश्चन आप देखोगे, बहुत बार 5 या 6 बार क्वेश्चन आ चुके हैं सिर्फ इसी डैनियल सेल से। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है इससे, सोल्ट ब्रिज से, इस दोनों सेल्स को कनेक्टिंग मीडियम के तौर पर एक सोल्ट ब्रिज यूज होता है। तो ये है क्या? तो कई बार बात हुई है, फिर से एक बार सुन लो। सोल्ट ब्रिज इज अ यू ट्यूब, यू शेप की ट्यूब है बेटा, तो इज ए यू शेप्ड ट्यूब, ग्लास ट्यूब which is containing strong inert electrolyte. What is a salt bridge? It is a U-shaped glass tube containing strong inert electrolyte. Definition. What are the uses of it? Number 1, ये आपके पास चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। इन दोनों कंटेनरों के अंदर चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं, चार्ज नहीं क्रिएट होने देते जब करंट बनता है। पॉइंट नंबर 2, आपके पास ये जो चार्ज की मोबिलिटी है, ये जो करंट आपके पास इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में फ्लो हो रहा है, इसकी मोबिलिटी को भी ये स्ट्रॉन्ग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो आपने डाले हैं इंक्रीज करते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लिखना चाहो तो यूज कर सकते हो, ये आपके सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डेवलप नहीं होने देते। तो 3 यूजेस हो गए हैं सोल्ट ब्रिज के। यू शेप ग्लास इनर्ट ट्यूब थी आपके पास, जिसका काम था चार्ज बैलेंसिंग, चार्ज न्यूट्रलाइजेशन। दूसरा काम था जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है उसकी स्पीड बढ़ाना, मोबिलिटी इनहेंस करना। और तीसरा काम था लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल जो यहाँ पे डेवलप हो सकता था उसको डेवलप होने से बचाना। अब आपने डैनियल सेल की बात कर ली है। सेल को हर बार आप ऐसे तो नहीं बनाओगे, तो उसको बनाने के लिए आईयूपैक ने एक सिंपल सी कन्वेंशन बना रखी है। और कन्वेंशन कुछ नहीं है, ये कर्जा ही है। आपके पास कन्वेंशन के नाम पे लोन ही है, जिसने आपको क्या बताया भाई, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन लिखो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा रिएक्शन के अंदर, तो क्या बन जाएगा, जिंक से फेज चेंज होके बन जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव। उसके बाद एक सेपरेटिंग मीडियम जिसको आप सोल्ट ब्रिज बोल सकते हो, और दूसरी तरफ वो होगा जो आपने रिएक्शन के अंदर क्या, रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन डैनियल सेल के अंदर किसका हो रहा है, कॉपर से आयन से कॉपर एटम का। तो बेटा जी हर एक रिएक्शन के अंदर आपको उसको सेल नोटेशन के फॉर्म में क्वेश्चन से दिए जाएंगे। सेल नोटेशन को सेल रिएक्शन में और सेल रिएक्शन को सेल नोटेशन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। और बेसिकली सेल नोटेशन क्या है, कुछ नहीं है, आपके पास इससे लेफ्ट हैंड साइड ऑब्वियस बात है इस वाले कंटेनर को रिप्रेजेंट कर रही है, और सोल्ट ब्रिज से इधर वाली राइट हैंड साइड वाले कंटेनर को रिप्रेजेंट करेगी। अब आगे आते हैं भाई, आपके पास करंट भी बन गया है। तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं, करंट कभी भी आपने देखा है क्यों बनता है, तो करंट बनने की एक ही वजह होती है, आपके पास पोटेंशियल की डेवलपमेंट। वो पोटेंशियल आप 2 टाइप से डिफाइन करोगे, एक होगा स्टैंडर्ड पोटेंशियल और दूसरा होगा नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हमेशा की तरह ई नॉट सेल की फॉर्म में डिनोट करोगे, स्टैंडर्ड को नॉट की फॉर्म से डिनोट किया जाता है, थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है, और नॉन स्टैंडर्ड को आप ई सेल के नाम से डिनोट करोगे। ई नॉट सेल क्या रहेगा आपके पास, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कहाँ था, राइट में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई नॉट ऑफ राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो भी आपके कंटेनर्स है, राइट हैंड साइड का कंटेनर माइनस लेफ्ट हैंड साइड का कंटेनर। और ये कब होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, जब ये पूरा सेटअप जो था जिसमें आपने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया था, उसमें टेम्परेचर होगा 298 यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कंसंट्रेशन होगी यूनिट कंसंट्रेशन यानी कि 1 मोलर, सभी आयंस जो इसके अंदर आपने यूज कर रखे थे, और प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टैंडर्डाइज कंडीशन होगी, तो आपके पास ई सेल या ई नोट सेल बेसिकली क्या रहेगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और ई नोट ऑफ कैथोड एनोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रही है। तो ये जो वैल्यूज आपने ली है ये हमेशा किस फॉर्म में ली आपने, रिडक्शन की फॉर्म में। और एक चीज और, अगर आपको क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दे तो फार्मूला तो रिडक्शन का यूज कर रहे हो, तो कुछ नहीं, एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रखा है। देखो ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा ई नोट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, अगर आपको रिडक्शन में लेके आना है तो ऑक्सीडेशन वाले पोटेंशियल को आगे एक नेगेटिव लगा दो। एग्जांपल देखो, जैसे आपको ई नोट कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव है, साफ दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये न्यूट्रल स्टेट में है, जीरो में है।
0 से कॉपर +2 में गया है तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया है। क्या हो गया आपके पास? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है? 0.76 वोल्ट। लेकिन फार्मूला तो किस चीज का यूज कर रहे थे? रिडक्शन का। तो रिडक्शन के लिए आप क्या यूज करोगे? E नॉट Cu2 पॉजिटिव से Cu उल्टा कर दिया है जी, और साइन को भी देखो कन्वर्ट कर दिया, -0.76 वोल्ट। दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल सा है। इसी टाइप से आपके पास ई सेल क्या होगा? ई सेल होगा E नॉट सेल -RT/NF log QC। जो आपके पास ई सेल है नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, यानी कि नास्ट इक्वेशन है। यहां से न्यूमेरिकल तो बांध लो, पक्का न है। तो जो स्टैंडर्ड नहीं है पोटेंशियल, यानी कि कंडीशंस आपके पास ये वाली नहीं है, तो उस टाइम पर आपके पास सेल का पोटेंशियल क्या होगा? E नॉट सेल -RT/NF log ऑफ रिएक्शन कोशेंट QC। वो आपने पता ही QC कैसे लिखते हैं। तो ये E नॉट सेल, अब इन सारी टर्म्स को आपने एक साथ कर लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगे। R की वैल्यू 0.0821 या 8.314 कंडीशंस के हिसाब से यूज करेंगे। टेम्परेचर 298 केल्विन या जो भी गिवन है। F फेराडे 96500 96500 कूलम्स। तो ये सारी वैल्यूज एक कांस्टेंट है, इन सारों को जब आप यूज करोगे तो RT/MF की वैल्यू आती है 0.059 डिवाइडेड बाई n। इसको 0.06 भी आप ले लेंगे तो क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको 0.06 भी कंसीडर कर सकते हैं। और अब QC को ओपन करोगे तो QC में क्या आता है? प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशंस ईच रेज़ टू पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन ईच रेज़ टू पावर देयर SC क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो बैलेंस्ड नंबर जो होते हैं वो। और जब कोई भी सेल, ये वाली सेल के अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास ऑलमोस्ट डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर आपका ई सेल हो जाएगा 0 और ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, QC बिकम्स KC। तो आपका ये फार्मूला क्या बन जाएगा? ये तो हो गया जी 0, इसको आप इस तरफ ले आओ तो क्या बन गया? E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059/n log KC। बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे यहाँ से, इस फार्मूले को तो भूलना ही नहीं है किसी भी हाल में। और लास्ट चीज, कोई भी रिएक्शन जब अपने आप होती है, यहाँ पर जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है वो आपने एक सेटअप प्रिपेयर करके दिया है जस्ट, लेकिन उसके बाद रिएक्शन अपने आप ज्यादा रिएक्टिव से कम रिएक्टिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपने आप होता है। और अपने आप को आपने केमिस्ट्री में हमेशा डिफाइन किया है किस नाम से? स्पॉन्टेनियस के नाम से। मैक्सिमम वर्क स्पॉन्टेनिटी, तो वो भी यहाँ डिफाइन करनी होगी जो डेल्टा G नॉट के फॉर्म में डिनोट होगी। और डेल्टा G नॉट दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, और नॉट है तो स्टैंडर्ड, इज इक्वल टू -NF E नॉट सेल। हमेशा किसके बराबर रहेगी बेटा? -NF E नॉट ऑफ सेल। अगर यहाँ पे डेल्टा G होता तो क्या बन जाता? -NF E सेल। ये इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन, आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और आपके पास डेल्टा G, यहां से क्वेश्चन आने ही आने हैं, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है यहां से क्वेश्चन आने की। तो इन फार्मूलों को तो दिमाग में बिल्कुल फोटोकॉपी करके चिपका लीजिए। एक बार कुछ नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब रिवीजन के बाद हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। 30 क्वेश्चन करने हैं, नाम ही सुपर 30 है तो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के थ्रू पूरा चैप्टर हमको कंप्लीट करना है, रिवीजन भी हो जाएगी और प्रैक्टिस भी। तो पहला क्वेश्चन से पहले आपको जो डैनियल सेल है उसके बारे में पता हो। डैनियल सेल में क्या था? एक गैल्वेनिक सेल ही थी जिसमें आपके पास लेफ्ट में जिंक यूज होता है और राइट में आपके पास कॉपर। सेल नोटेशन से आपको सेल रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। तो सेल रिएक्शन में आपके पास जो हो रहा है आपको वही लिखना है। जिंक किस में कन्वर्ट हुआ है? जिंक टू पॉजिटिव में, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, बैक साइड इलेक्ट्रॉन लिख दी, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर एटम में, करा दो जी। कॉपर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट होगा। मेन है बैलेंसिंग, क्योंकि बार बार आपने फॉर्मूला में देखा एन एन एन, वो एन यहीं से आएगा। दोनों तरफ ये चेक करें कि आपके पास एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है या नहीं। एटम्स बराबर नहीं है तो पहले एटम्स को इक्वल करें, बैलेंस करें, और अगर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करें। लकीली डैनियल सेल में दोनों में ही इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो जब आप नेट रिएक्शन लिखोगे एन की वैल्यू कट जाएगी।
लेकिन ये जो नेट n की वैल्यू यहाँ नेट रिएक्शन के अंदर आती है वो बेसिकली आपके पास इन दोनों स्टेट्स का एलसीएम होगा। इस पे बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी, तो आप यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो का चेंज आया है ना जी, 0 से 2 से 0, तो नेट इलेक्ट्रॉन चेंज 2 का एलसीएम 2 का 2 ही रहेगा, तो आपके पास n की वैल्यू होगी 2। QC कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में क्या था Zn2 पॉजिटिव एंड Cu, इनकी कंसंट्रेशन की आपके पास मल्टीप्लीकेशन जो क्वेश्चंस में दे रखे होंगे, आपको याद नहीं रखनी है, तो Zn2 पॉजिटिव इनटू में Cu की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन को डिनोट कर रही है, डिवाइडेड बाय Zn मल्टीप्लाइड बाय Cu2 पॉजिटिव। अब एक बात जो आपको नहीं भूलनी है रिवीजन में, Cu को और Zn की कंसंट्रेशन हमेशा 1 माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो उसकी कंसंट्रेशन हमेशा 1 मानी जाती है। तो ये भी 1, ये भी 1, तो कट गया जी, कट गया तो क्या रह गया QC Zn2 पॉजिटिव, यानी कि प्रोडक्ट के आयन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के आयंस। वापस आ जाओ, अब इसका ई नोट सेल क्या रहेगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अरे कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, तभी तो यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, कहां से कहां हो रहे हैं बेटा, एनोड से कैथोड, तो करंट का फ्लो हमेशा उसका अपोजिट रहेगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर एनोड से कैथोड है तो करंट का फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड हो जाएगा। अब तो ई नोट सेल क्या बन जाएगा, इसके हिसाब से कैथोड पे कौन था, ऊपर था जी, राइट हैंड साइड में, LON से आप कर ही लोगे, और राइट हैंड साइड में कौन था भी आपके पास, हाँ जी, कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा ना जी। तो इस तरीके से आप उसकी ई नोट की वैल्यूज आराम से निकाल सकते हैं। अब टॉपिक पे आते हैं, पहला क्वेश्चन जिसके बारे में बात करनी है, आपके पास इस टाइप से सेटअप है, समझाने के लिए बना रखा है, उसमें पूछा जाएगा बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ये क्वेश्चंस 3 बार आए हैं, तीनों में से कभी कोई कई बार तीनों ही आए हैं। बाहर से जो पोटेंशियल डिफरेंस, आपने ये जो करंट सेंसिंग डिवाइस है इसकी जगह आपने एक बैटरी लगा दी, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इसके खुद की वोल्टेज अगर हमारी सेल के अंदर जो वोल्टेज डेवलप हुई है उससे ज्यादा हुई तो क्या होगा, अगर बराबर हुई तो क्या होगा, और अगर कम हुई तो क्या होगा। तो सीधी बात है सर, ये भी तो अपनी तरफ से करंट देगी, बिल्कुल देगी, तो ये अपनी तरफ से करंट देगी वोल्टेज की फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करके। अगर वो ज्यादा है, ये देखो ज्यादा है किसी नोड सेल से, तो आपकी सेल एक सिंपल सी इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगी। आपकी सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ना होके क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अरे साफ है ना, करंट बना का रही है, यूज कर रही है ना, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगी, और आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है, जो कहां से कहां थी, कैथोड से एनोड थी, वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो अगर आपके पास बाहरी पोटेंशियल ज्यादा हुआ तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विल बिकम इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड द करंट डायरेक्शन विल रिवर्स। दूसरा, अगर बाहरी पोटेंशियल हमारी सेल के पोटेंशियल के बराबर हुआ तो इस कंडीशन में आपके पास इक्विलिब्रियम बन जाएगा, इक्विलिब्रियम आपके पास डेवलप हो जाएगा, और इस केस में भी करंट की कोई फ्लो नहीं होगी। पिछले में रिवर्स हो गया था करंट का फ्लो, लेकिन इस केस में कोई पोटेंशियल ही नहीं होगा जो करंट को डेवलप करा पाए, क्योंकि एक्सटर्नल पोटेंशियल ने इंटरनल जो डेवलप हुआ है उसको काउंटर बैलेंस कर लिया है। और अगर अब की बार एक्सटर्नल पोटेंशियल कम है, ई नोट सेल आपके पास से ज्यादा है सॉरी, तो उस केस में आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही रहेगी, करंट का फ्लो होता रहेगा, लेकिन ये जो एक्सटर्नल पोटेंशियल है ये आपकी करंट के अमाउंट को कुछ ना कुछ घटा देगा। वैसी बात है। तो ये 3 केसेस हैं जिसपे आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, जो आपको समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाता है डैनियल सेल से। ये क्वेश्चन 3 साल में पूछा जा चुका है, 2011, 2013 और 2020 में, अलग अलग लैंग्वेजेस में है, आप प्रीवियस ईयर चेक कर सकते हैं। इसमें आपसे बेसिकली पूछा जाता है कि भाई डैनियल सेल है, उसकी सेल नोटेशन लिखो। बताएगा नहीं डैनियल सेल क्या, डायरेक्ट पूछ लेगा डैनियल सेल की सेल नोटेशन लिखो, या फिर डैनियल सेल की सेल रिएक्शन लिखो, या फिर डैनियल सेल दे देगा आपको, उसका ई नोट सेल निकलवा लेगा। ई सेल के बारे में भी पूछा गया है, और 2020 में डेल्टा जी नोट के बारे में भी पूछा है। तो कैसे सोल्व होगा उसकी बात कर लेते हैं।
हमेशा डेटा के अंदर जब आपसे डेल्टा जी और ई नोट निकलवाने की कोशिश करेगा तो आपको जरूर ई नोट वैल्यूज जरूर दे रखी होंगी, आपको कभी क्रैम नहीं करनी है और ये वैल्यू हमेशा यही होती है, कभी चेंज नहीं की जाती। ई नोट जेड इन टू पॉजिटिव जेड इन यानी कि रिडक्शन 2 से 0 जा रहे हैं ना जी, तो -0.76 वोल्ट, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल 2 पॉजिटिव से 0 कितना हो जाएगा 0.034 वोल्ट, ये गिवन होगा आपके पास। और जहां पर आपसे ई सेल पूछा जाएगा वहां पर जेड की और Cu पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी क्वेश्चनों के अंदर दी गई है। और अगर लोगेरिथम की जरूरत पड़ी तो क्वेश्चनों में देखना लोगेरिथम की वैल्यूज भी गिवन है। टॉपिक पे आते हैं, तो पहले सेल नोटेशन, पहले बात हुई थी जो हो रहा है वही लिखो। यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन, तो Zn से Zn टू पॉजिटिव, यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन 2 से 0। अब सेल रिएक्शन बनाओ डैनियल सेल की, वही है आपके पास। Zn किस में गया है, Zn किस चीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है आपके पास Zn टू पॉजिटिव में, ये देख लो Zn से Zn टू पॉजिटिव। कॉपर किस चीज के अंदर कन्वर्ट हुआ है, कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर 0। तो जो हो रहा है वही रिएक्शन में लिखना है। आप डायरेक्ट ऐसी रिएक्शन लिख सकते हो बिना ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ बनाए, अगर दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज बराबर है। कुछ भी तो नहीं करना, Zn टू पॉजिटिव में गया तो इस तरह वाला रिएक्टेंट, ये वाला वैसा प्रोडक्ट में। कॉपर टू पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर एटम में, तो ये वाला रिएक्टेंट में और ये वाला प्रोडक्ट में, खत्म। जनरलाइजेशन है, कोई ट्रिक थोड़ी ना है बेटा। ये एन की वैल्यू साफ दिख रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का था, एटम्स बैलेंस है, दोनों में इलेक्ट्रॉन चेंज 2 का था, तो 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 ही आएगा, तो इसमें एन की वैल्यूज कितनी हो गई 2। तीसरा क्वेश्चन, ई नोट सेल निकालो, फॉर्मूला पता ही है, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर है जी, राइट हैंड साइड। एनोड कौन है, जिंक, लेफ्ट हैंड साइड। लोन अभी तो कर्जा लिया था, स्टार्टिंग से कर्जा लेते चल रहे हो ना जी, तो 0.34 रिडक्शन है, ऐसे उठा के पुट कर दी, माइनस ऑफ 0.76, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों कैड करो क्या जाएगा 1.1 वोल्ट। कई बार डायरेक्ट भी क्वेश्चनों में आपको डैनियल सेल की सेल पोटेंशियल दे दिया जाता है। नेक्स्ट, ई सेल निकालो, लास्ट इक्वेशन है, सीधी बात है। तो भाई फाइनल पेपर में फार्मूला जरूर लिख के आए, फार्मूला लिखने के भी मार्क्स होते हैं, और यहाँ पे एन को एन छोड़ दे अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है तो। न्यूमेरिकल में फुल आउट ऑफ फुल लेने में कई बार छोटी मोटी कैलकुलेशन, आपकी कैलकुलेशंस मिस्टेक्स आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं, लेकिन फार्मूला लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, कैलकुलेशन का तो हाफ ही मार्क कटता है आपके पास। तो प्लीज न्यूमेरिकल से घबराई नहीं, और इससे तो बिल्कुल भी नहीं, सीधा लास्ट इक्वेशन आपको पता है वो लिखो। ई नोट सेल लिखो, कितने 0.1 वोल्ट माइनस 0.05, एन की वैल्यू 2 log ऑफ, अब देखो Zn टू पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाई Cu डिवाइडेड बाई Zn मल्टीप्लाइड बाई Cu टू पॉजिटिव, यही होना चाहिए था। लेकिन अभी बात की है कि आपके पास जो प्योर एलिमेंटल फॉर्म है Zn एंड Cu, इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 रहेगी, तो क्या बन जाएगा इसका Qc, Zn टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई Cu टू पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट्स रेस्ट टू पावर कोफिशिएंट, कोफिशिएंट 1 है तो कुछ नहीं आया, डिवाइडेड बाई Cu टू पॉजिटिव, कोफिशिएंट 1 है, पावर में कुछ नहीं आया। अब आपके पास इनकी कंसंट्रेशन उठाओ, क्वेश्चनों के अंदर से आंसर बन जाएगा आपके पास आराम से। लास्ट पोर्शन, डेल्टा जी नोट, मैक्सिमम वर्क डन के नाम से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम वर्क डन द डैनियल सेल क्या होगा, तो डेल्टा जी नोट या डेल्टा जी। अब डेल्टा जी नोट क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट ऑफ सेल, एन की वैल्यू 2, एफ फेराडे कांस्टेंट 96500 मल्टीप्लाइड बाई ई नोट सेल कितना है, अभी अभी निकाल के लेके आए थे 1.1 वोल्ट। कॉन्सेंट्रेशन मैंने यूज नहीं की क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके दी जा सकती है, लेकिन ई नोट सेल हमेशा यही रहेगा, हमेशा, क्योंकि ये वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की आपके पास लिटरेचर वैल्यूज हैं। तो इनटू में दिस कैलकुलेशन करो, आपके पास डेल्टा जी नोट का आंसर आराम से आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो। अब लास्ट इक्वेशन के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स हैं जो बार बार आपके पास आए हैं, वही क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बोर्ड के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, तो आपको पता चल जाएगा बोर्ड क्वेश्चंस दे कैसे रहा है। एक एक मैं करा देता हूं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करें, और डाउट आए तो प्लीज जरूर पूछें। तो पहला क्वेश्चन आपको इस टाइप से सेल नोटेशन दे रखी है, साथ में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन है, और पूछ लिया इस पर्टिकुलर सेल का ई सेल निकालो। तो भाई कैसे बोर्ड के अंदर आप इस चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले जो गिवन हो गिवन लिखिए, सेल नोटेशन लिखिए,
सेल नोटेशन के बाद ई नोट सेल की वैल्यूज लिखें, उसके बाद कंसंट्रेशन लिखें Zn2 पॉजिटिव की और Ag की। ये होने के बाद आप आराम से, जब आपको पता है लॉन्ग तो सबको पता ही है, लेफ्ट वाला क्या है आपके पास एनोड और राइट वाला क्या आपके पास है कैथोड, वहीं पे दिमाग के अंदर अपनी पेपर के अंदर उसको बना ले और फटाफट से ई नोट सेल निकाल दे। ई नोट सेल क्या रहेगा आपके पास, ई नोट सेल हो जाएगा ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। कैथोड कौन सा था आपके पास Ag, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.8 माइनस 0.76 और वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। हो गया जी, एक नंबर कंप्लीट हो गया आपके पास। अगर ये 3 में आया तो, और 2 में आया तो हाफ हो गया जी आपके पास यहां तक करने का। फिर उसके बाद लिखिए फार्मूला। फार्मूला क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 बाई एन log of products reactants each raised to power their stoichiometric coefficients। आ जाओ जब रिएक्शन पे, इसको बनाने के लिए आप प्लीज सेल रिएक्शन जरूर बना लें अपनी बैटरी के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए। जैसे अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर आप बात करो तो इसमें Zn भाई साहब किस में कन्वर्ट हुए हैं, Zn2 पॉजिटिव में, और Ag किस चीज में कन्वर्ट हुआ है आपके पास Ag एटम में। साफ दिख रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है, यहां से यहां 2 का, और Ag के अंदर इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना है 1 का। एटम तो बैलेंस है, इस तरफ एक Zn उस तरफ भी एक Zn, Ag इस तरफ एक इस तरफ एक, इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन कैसे बैलेंस होंगे भाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 1 Ag के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज 1 का था तो 2 Ag के लिए कितना हो जाएगा 2 का। तो अब देखो इस तरफ इलेक्ट्रॉन चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का, इस तरफ इलेक्ट्रॉन चेंज 1 का था लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके आपने क्या बना दिया इसको भी 2 का। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू आ गई है 2 और आपको QC लिखना भी आसान हो जाएगा। QC में आपके पास क्या आएगा, सिर्फ Zn2 पॉजिटिव आयन और Ag पॉजिटिव आयन और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी आ गए हैं। तो उठा के वैल्यूज पुट कर दो जी। ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट सेल ऊपर निकाल के आए थे 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू अभी अभी निकाली है 2 log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1, कोएफिशिएंट 1 है इसका, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन रेज टू पावर एग्जैक्टली 2, कोएफिशिएंट 2 है जी, इसको मत भूलना। यहाँ 2 नहीं लगाया, क्वेश्चन आता गलत करते हो आप लोग। तो 1.56 माइनस इसको शॉर्ट कर लो 0.06 मान लो तो कितना हो जाएगा 0.03 log ऑफ Zn की कंसंट्रेशन गिवन थी, हाँ जी Zn की 0.1, तो ये हो गई आपके पास 0.1 को आप पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यूज है उनका 10 में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि सारी वैल्यू 10 में ही आ रही है, 10 की पावर माइनस 1। ये कितना था 0.01, तो पॉइंट के बाद जितने अक्षर है उसको 10 की पावर माइनस में कन्वर्ट कर दें, कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर। आप इसको आराम से सोल्व कर ही लेंगे बिल्कुल। 1.56 माइनस 0.03 लोगेरिथम ऑफ 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, और माइनस 4 ऊपर जाएगा तो नेगेटिव वाले एग्जैक्टली पॉजिटिव हो जाते हैं, तो log 10 की पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई log 10 की पावर प्लस 4, और आगे वैल्यू कितनी बन जाएगी 10 की पावर 3। इतनी तो log की प्रॉपर्टी सबको आती है जी, जो भी पावर्स हैं वो आगे आ जाती हैं, और log 10 हमेशा क्या होता है 1। तो सोल्व हो गया जी, 1.56 माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आप इसको आराम से, तब तो थोड़ा सा बच गया, सोल्व कर लेंगे। तो पहला काम ई नोट सेल निकाल दें, आधा नंबर या 1 नंबर पूरा करें। उसके बाद सेल नोटेशन से सेल रिएक्शन बनाए, और सेल रिएक्शन दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको बैलेंस करें, बैलेंसिंग लिखे एन की वैल्यूज निकालें, फिर फार्मूला लिखें, फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें, डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ ना जाए, कैलकुलेशन बिल्कुल लास्ट स्टेप तक के लिए बचा के रखें, ताकि कहीं बीच में कोई स्टेप में गड़बड़ हो गई तो वहां पे वैल्यूज पुट करने के मार्क्स मिलते रहेंगे। लेकिन बीच में ही कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है और फिर लास्ट तक का पेपर आपका कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि वहीं पे एग्जामिनर की मजबूरी है क्रॉस करने की। तो कैलकुलेशन लास्ट तक बचाए, लास्ट में करें। सीबीएसई की कैलकुलेशन आजकल इतनी हाई नहीं आती कि उनको आपको बार बार में ना करके लास्ट में करने पे बहुत हैवी हो जाएगी, इवन लास्ट तक जाते जाते तो काफी हद तक कैंसल आउट भी हो जाती है। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन हो जाएंगे। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखो,
दूसरा तो बहुत ही आसान है सुपर 30 के अंदर। अगले देखो चौथा और पांचवा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों में रिएक्शंस गिवन अब की बार, तो अब की बार तो काम ही नहीं है। ई नोट सेल निकाल लो। ई नोट सेल क्या होगा, पहले देख लो कैथोड कौन है और एनोड कौन है। कैसे पता चलेगा कैथोड एनोड सेल रिएक्शन से? अरे वही लोन से। भाई क्रोमियम का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हुआ है, 2 से 0 रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के साथ में लिख लो, कौन है तू, भाई ये एनोड है। रिडक्शन तू कौन है, ये कहेगा भाई मैं कैथोड हूं। तो यहीं पे आपको कैथोड एनोड पता चल गए हैं। अब आराम से आप इसकी ई नोट सेल निकाल सकते हैं। ई नोट सेल क्या हो गया, कैथोड कौन था भाई आपके पास, आयरन वाला, तो ई नोट ऑफ कैथोड आयरन वाला -0.44, क्योंकि ऑलरेडी रिडक्शन में है तो चेंज नहीं करना। माइनस ऑफ क्रोमियम वाले की वैल्यू कितनी है, 0.74। ध्यान दीजिएगा ई नोट सेल में किसी बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट उठा के वैल्यूज पुट करनी होती है। सोल्व करो, आंसर आ जाएगा 0.30 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव में। ठीक है जी। अब आगे आते हैं, आगे आपको क्या निकालना है, इसकी ई सेल। अरे बहुत ही आसान है अब की बार तो। क्या ई नोट सेल कितनी आई, 0.30 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन। एन की वैल्यू कितनी होगी, अरे आसान है, 3 से 0 इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का आया, 3 का। 2 से 0 इलेक्ट्रॉन का चेंज कितने का आया, 2 का। 3 और 2 कैल्शियम, पता है ना, अरे इतना बेसिक मैथ आता है, 6। तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी आपका इलेक्ट्रॉन चेंज आया है दोनों रिएक्शनों में उनका एलसीएम कितना हो गया, 6। लॉग ऑफ, आसान क्यों था, क्योंकि अब की बार बैलेंस रिएक्शन सीबीएसई ने दे रखी है। तो क्रोमियम की कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई Fe, ये तो प्योर एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसकी कंसंट्रेशन 1 रहेगी, लिखने की जरूरत है एग्जैक्टली नहीं है, डिवाइडेड बाई Fe2 पॉजिटिव, जो भी कंसंट्रेशन है उसका आपके पास क्यूब हो जाएगा। अब कंसंट्रेशन आपको गिवन है, वही 10 की पावर, ये हो जाएगी 10 की पावर -2 का आपके पास स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर -1 का क्यूब। सोल्व कर लीजिए, बहुत आसान है, आराम से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर ये आ गया है तो अगला तो और भी आसान है। कैसे, अरे ई सेल निकालनी अब की बार दे रखी है आपको, अब की बार तो ये वाली वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट 1.98 गिवन है, इज इक्वल टू ई नोट सेल। आपको डाटा गिवन होगा, डाटा गिवन नहीं है, ये तो निकालनी ई नोट सेल है तो और अच्छी बात है। ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन चेंज 3 का, इलेक्ट्रॉन चेंज 2 का, तो 3 और 2 कैल्शियम, शाबाश 6। जहां पे 6 है उसको तो 0.6 ही बना लो भाई, कैलकुलेशन हद आसान हो जाएगी। लॉग ऑफ, ऊपर कौन आएगा, एल की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास कॉपर 10 की पावर -2, कोफिशिएंट कितना है इसका, देखो जी कितना है, 3 कर लो। सो सारी पावर कट जाएंगी, -4 हो जाएगा -6, 10 की पावर 2 आएगा, 2 सामने आएगा। अब जो भी ये वैल्यू कैलकुलेशन करके आएगी उसको 1.98 में से माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, जोड़ देना, क्वेश्चन खत्म। बिल्कुल आसान, अगला तो बहुत ही आसान है, सीबीएसई का क्वेश्चन। इसमें से एक देख लो, दूसरा आप खुद ट्राई करके देखो। फिर Fe से Fe2 पॉजिटिव, फिर से सेल नोटेशन दे दी है, H पॉजिटिव से H2। अब की बार सेल रिएक्शन बनानी पड़ेगी जी आपको। कैसे भाई, पहले आपके पास ई नोट सेल गिवन है, किसका, सिर्फ आयरन का, H का नहीं गिवन है। क्यों, क्योंकि H आपके पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी मानी जाती है, इसको रेफरेंस माना जाता है, और इसकी ई नोट की वैल्यू हमेशा मानी जाती है बेटा 0। चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, हाइड्रोजन की वैल्यूज क्या होंगी, 0। वो कभी सीबीएसई नहीं देगी, देखती है तो उसका बड़प्पन है, लेकिन वो नहीं देगी क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है। यहाँ पर आपके लिए पहले ई नोट सेल निकालो, तो ई नोट सेल तो निकालना आसान है। लेफ्ट में क्या हुआ आपके पास, लोन ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, तो भाई ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ लेफ्ट यानी कि हाइड्रोजन 0 माइनस ई नोट ऑफ राइट आयरन कितना है जी, -0.44, तो ई नोट सेल हवे 0.44 वोल्ट, वो भी पॉजिटिव।
अब इसकी नोटेशन है तो रिएक्शन, पहली बात तो ये जरूर लिखे, है क्या, जो वही लिखना है। आयरन कन्वर्ट किस में हुआ है, आयरन टू पॉजिटिव में। H पॉजिटिव ये जो है ये फेज चेंज है ना जी, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है। तो Fe के साथ कौन मिलेगा, H पॉजिटिव, और यहां पर कौन आ गया आपके पास, H2 और बीच में एरो। अब देखो आयरन एक है, आयरन एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, एटम बैलेंस नहीं है, पहले एटम बैलेंस को दो। लो जी अब हो गया। इसके लिए इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का आया है, हाँ जी बिल्कुल 0 से 2 प्लस 2 का। एक हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन चेंज कितने का आएगा, पॉजिटिव से 0 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए चेंज कितने का आएगा, ऑब्वियस है 2। तो भाई इलेक्ट्रॉन चेंज एग्जैक्ट बैलेंस है और वो कितना आपके पास है 2। तो लो जी अब ई सेल निकाल दो, क्या होगा ई सेल 0.44 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ, प्रोडक्ट में कौन था Fe2 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन है ये 0.01, तो 10 की पावर कितना हो गया -2 रेज टू पावर 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, डिवाइडेड बाई ये तो 1 है इसकी वैल्यू, क्योंकि इसका प्रेशर 1 बार गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके ऊपर आप Fe की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि प्योर फॉर्म है, Fe2 पॉजिटिव लिख दिया। अब H पॉजिटिव रिएक्टेंट, H पॉजिटिव का स्क्वायर कितना है 0.01, पॉइंट के बाद जितने अक्षर उसको 10 की माइनस पावर्स में चढ़ा दो, 10 की पावर -2 रेज टू पावर कोफिशिएंट कितना है एग्जैक्टली 2, सोल्व कर दो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 की पावर्स का है, लोग 10 हमेशा 1 होता है और जो भी पावर्स हो वो आगे आ जाती हैं। इतना बेसिक मैथ तो आपको आना ही है, आता ही है। अगर ये हो गया है तो ये वाला तो बिल्कुल आराम से आपसे हो जाना चाहिए। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और खुद ट्राई जरूर करके देखें। अब इसी के कुछ 5 क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर ये स्पेसिफिकली जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड में 3 बार 2014, 2015 और 2019 में आ चुका है, और यही क्वेश्चन यहाँ पर भी आया है 2012 या 13 में, बस थोड़ा सा ही फॉर्म अलग है, अदरवाइज सेल नोटेशन सेल रिएक्शन सेम ही है आपके पास। तो आपको इन सारे क्वेश्चनों में क्या करना है, नंबर 1 आपको क्या करना है, सबसे पहले इनकी सेल नोटेशंस गिवन है, सेल रिएक्शंस लिखें, ई नोट सेल वैल्यूज निकालें। ई नोट सेल के टाइम पर ये जरूर ध्यान दे लें कि जब आपने रिएक्शन बैलेंसिंग की थी उसका ई नोट सेल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ई सेल से उसका लेना देना है। तो रिएक्शन की बैलेंसिंग के टाइप पे एन की वैल्यूज ध्यान से जरूर निकाल लें। बैलेंस रिएक्शन करें, बैलेंस रिएक्शन से आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएंगे जिनकी आपको जरूरत क्यूसी में पड़ेगी। तो आपके पास जो स्टैंडर्ड तरीके से पिछले क्वेश्चन कराएंगे, पहला काम ई नोट सेल निकालना, दूसरा काम बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना नोटेशन से, ठीक है जी। तीसरा काम आपके पास लास्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट करना, ठीक है, और चौथा काम आपके पास है कैलकुलेशंस। यही 4 स्टेप लगानी है। पिछले 5 क्वेश्चन के बाद ये 5 क्वेश्चन करने के बाद आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा, और फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रहता है तो प्लीज लेट मी नो। तो सुपर 30 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आज फिलहाल 12 क्वेश्चनों तक ही, अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक प्लीज इसको ट्राई करके जरूर देखें। थैंक यू।